हैं, थोड़ा सा आप टिक करके बैठेगा 2-3 घंटे, जितने भी देर इस सेशन को लगेगी। ठीक, नींद थोड़ा सा अभी कुछ टाइम के लिए त्याग सकते हैं और समझेंगे। टीआरई 4 कब तक आ रहा है उस बात बाद में करेंगे, आज के लिए पहले इसी डिस्कशन पे रहते हैं। जैसे जैसे आप लोग आते जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो ये सब कर लीजिएगा, ये प्रथा है, यूट्यूब पे बोलना होता है। और कमेंट करके बता दीजिएगा लास्ट में 106 में से कितना आपने स्कोर किया, वो आप लास्ट में बताइएगा। ठीक, तो ये जो पीडीएफ है विद आंसर्स, अगेन बाकी पीडीएफ्स की तरह थोड़ा लेट ही सही बट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और इसके अलावा जो आपके अपडेटेड सीडीपी नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे 1 से 2 दिन में, मतलब लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर आपके पास वो होंगे। प्रीवियस नोट्स तो हैं इतने, आप वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और बताइएगा। अब ये क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाए गए हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो बोर्ड देता है। In the context of inclusion, curriculum learning expectations are the same in dash while in dash they are different। अगर आप ये 106 क्वेश्चन बहुत मन से तसल्ली से कर लेते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिलेबस ठीक से पढ़ा हुआ है, चीजें इसके बाहर नहीं जाएंगी, बहुत ही क्वालिटी रिवीजन आपका इनके थ्रू हो जाएगा, इतनी बात बिल्कुल पक्की है, लिख के ले सकते हैं, है ना। देखिएगा, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशन के संदर्भ में, समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आता है, सीटेट में 5 नंबर का है। तो समावेशन के संदर्भ में, समावेशन मतलब इंक्लूड करना हर बच्चे को, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं यानी करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम, किस वे में सेम है और कहां वो डिफरेंट है। करिकुलम में जो लर्निंग की एक्सपेक्टेशन है कहाँ सेम है और कहाँ डिफरेंट है। अब जहां पे भी 2 डैश वाले क्वेश्चन आते हैं हम हो जाते हैं कंफ्यूज, तो हमें पढ़ना, आधा काम 50% काम आपका वहीं खत्म हो जाता है जहां आप पेडागोजी के क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन व्हाट, एनरिचमेंट नहीं, एनरिचमेंट तो गिफ्टेड बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए थोड़ी होता है एनरिचमेंट प्रोग्राम। थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग चीजें भी होंगी, डिफरेंट एक्टिविटी होंगी। गिफ्टेड बच्चा जिसका मेंटल लेवल थोड़ा ज्यादा है, एक्सीलरेशन हर बच्चे के लिए नहीं है, ये भी गिफ्टेड बच्चे के लिए है कि एक साल में 2-2 क्लास जंप नहीं हो जाती क्लास, वो एक्सीलरेशन है, स्पीड बढ़ा दी आपने, त्वरण कहते हैं हिंदी में। एकोमोडेशन, हाँ, एक्सपेक्टेशन सेम है कि हर बच्चे को एकोमोडेट करना है, ये बात सही है कि समायोजन तो हर तरह के बच्चे का होना चाहिए, हर तरह के बच्चे को हम इंक्लूड करके चलेंगे क्लास में। हर बच्चे को सीखने का अधिकार है, चाहे बच्चा चल सकता हो, नहीं चल सकता हो, देख सकता हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो या फिर गिफ्टेड हो, एवरेज हो, हर तरह का बच्चा कक्षा में सीख सकता है, उसको हमें एकोमोडेट करना है। ये बात एकदम सही है कि समायोजन की जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम है हर बच्चे से। While in dash they are different, मॉडिफिकेशन डिफरेंट होंगी। करिकुलम सबको समाहित कर ले, ये बात सही है, एकोमोडेट हर किसी को करना है, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन मॉडिफिकेशन में डिफरेंट होंगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन कैसे, एक बच्चा है जो हियरिंग इंपेयर्ड है, यानी जो देख नहीं सकता, सुनने में जिसको दिक्कत होती है। अब जिसको सुनने में दिक्कत होती है, आपको एकोमोडेट तो उसको भी करना है, यानी क्लास में तो इंक्लूड उसको भी करना है, समायोजन तो उसको भी करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चे को साथ लेके चलेंगे, तो एकोमोडेशन तो करना ही है। इसमें तो एक्सपेक्टेशन सेम है कि हर बच्चे को एकोमोडेट करना है। संशोधन आपका डिफरेंट होगा, डिफरेंट बच्चे के लिए मॉडिफिकेशन आपका डिफरेंट होगा। हियरिंग इंपेयर्ड को आप आगे बिठाते हैं, एक बच्चा है जिसको विजुअली कुछ दिक्कत है या बिल्कुल नहीं देख सकता, दृष्टि बाधित है एकदम, तो आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बच्चा हो सकता है बिल्कुल हियरिंग उसका इंपेयरमेंट उस लेवल पे कि वो सुन ही नहीं सकता, तो आप एड्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीन वगैरह का यूज कर सकते हैं। तीसरा बच्चा है जिसको कोई और दिक्कत है, व्हील चेयर से आता है मान लीजिए, तो आप या तो स्कूल में रैंप बनवाइए या फिर आपकी ग्राउंड फ्लोर पे उसकी क्लास होनी चाहिए, तो एकोमोडेट तो उसको भी करना है, लेकिन मॉडिफिकेशन होगा, स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी, क्योंकि डिफरेंट नीड है बच्चों की। इतनी बात क्लियर है। तो जो अपेक्षाएं हैं वो तो समायोजन की सेम है सबके लिए, क्योंकि हर बच्चे को आपको, जैसे मदर नेचर हमको सबको इंक्लूड करके रखती है, यानी जो माँ प्रकृति हम कहते हैं, चाहे आप गरीब हैं अमीर हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, अगर आप एक जगह पे हैं तो धूप सबके लिए समान होती है, हवा सबके लिए समान चलती है, पानी है तो सबके लिए है, वो बात अलग है, हमने उसको बांटा हुआ है। ठीक, तो प्रकृति हमको सबको समान लेकर के चलती है और इंक्लूड करके चलती है, उसी तरह से आपको क्लासरूम में भी हर बच्चे को इंक्लूड करना है। और एक और बात हम कहते हैं कि आप सिस्टम में चेंजेस लाइए, इंक्लूसिव एजुकेशन का ही कथन है, पूछा जा चुका है, बहुत पहले आया था, कई साल पहले। सिस्टम में परिवर्तन लाइए, बच्चे में नहीं, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बना है बच्चे के लिए। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। सी ऑप्शन इज दी बेस्ट आंसर, उल्टा नहीं कर सकते। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, एक्सीलरेशन दोनों और एनरिचमेंट प्रोग्राम गिफ्टेड बच्चे के लिए होते हैं। एनरिचमेंट प्रोग्राम में ज्यादा एक्टिविटीज, कुछ चैलेंजिंग टास्क, कुछ एक्स्ट्रा बुकलेट्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए। गिफ्टेड बच्चे वो हैं जिनका आईक्यू ज्यादा है, या फिर वो किसी एक क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड हैं, या कुछ नया जानते हैं, क्रिएटिव हैं। 3 प्रकार के गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड, गिफ्टेड, टैलेंटेड, क्रिएटिव बच्चा और इंटेलेक्चुअली ब्राइट जिसका आईक्यू ज्यादा है। ठीक, तो ये एक बात हुई। एक्सेलरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन ये फिर एक्सेलरेशन होता है, अगेन गिफ्टेड बच्चों के लिए हो गए ये दोनों टर्म, तो ये तो हट ही जाते हैं। ठीक, मॉडिफिकेशन सबके लिए समान नहीं कर सकते, अलग अलग बच्चों की नीड है तो अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन लगेगा। हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए अलग लगेगा, उसके लिए टैक्टाइल मटेरियल,
ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करोगे, हियरिंग इम्पेयर्ड श्रवण दोष है जिसको, उसके लिए मशीन का इस्तेमाल करोगे। तो डिफरेंट होना चाहिए, मॉडिफिकेशन सबके लिए सेम नहीं हो सकता, तो यहाँ तो ये आ ही नहीं सकता था मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? अब ये आया हुआ क्वेश्चन है, शायद जुलाई का या फिर जनवरी में। तो अब कई लोग जब कहेंगे अरे ऐसे क्वेश्चन तो अब आते ही नहीं है, भाई ये हुआ बनाया गया, ये आपको बेची गई है ये बात कि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कम आते हैं। और डिफिकल्ट, इन्हीं क्वेश्चंस को आप डिफिकल्ट कह देते हैं जब पहली बार पेपर में दिखते हैं तो, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग इज डैश, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज डैश। अपसारी चिंतन डैश है जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। बताइए। अपसारी चिंतन यानी दिशाओं में सोचना, डाइवर्जेंट और दिशाएं याद रख लीजिएगा। डाइवर्जेंट दिशाएं यानी मल्टीपल वेज में सोचना, कई सारे सॉल्यूशंस सोचना। ठीक, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग एनकरेजेस मल्टीपल आंसर्स, बात तो सही है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन फैला हुआ है ना। इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। सही लग रहा है ये तो हमें। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन। डाइवर्जेंट को डाइवर्जेंट तभी कह रहे हैं क्योंकि वो दिशाओं में फैलता है। एक प्रॉब्लम के 50 सॉल्यूशन है आपके दिमाग में। क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है डाइवर्जेंट थिंकिंग डायरेक्टली। डीसी साथ जाता है, मैं बार बार कहती हूँ, सीसी साथ नहीं जाता। डीसी बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, कुछ नया करने से जुड़ा हुआ है। वहीं जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी के साथ नहीं जाता। ठीक, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका इसमें लगेगा, ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं कि मल्टीपल ऑप्शन है, एक आंसर चूज करना है। ठीक, फिक्स तो नहीं होगा। प्रमोट्स मैथमेटिकल एबिलिटीज, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में ही लागू होगा। वर्बल एबिलिटीज को प्रमोट करेगा, ऐसा कोई एक सब्जेक्ट में नहीं लगती क्रिएटिविटी, कहीं पे भी लग सकती है। ठीक, तो अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि कई दिशाओं में सोचने की बात करेगा। और अभिसारी चिंतन एक समाधान पर स्थिर है। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है लेकिन आपको अभिसारी चिंतन लगाते हुए यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाते हुए एक ही चूज करना है। और ये एक चूज करने में आपने क्या किया है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। जो भी आप जानते थे आपने उसको यूज कर लिया है। ठीक, इसमें इंटेलिजेंस लगती है। क्या लगती है? इंटेलिजेंस लगती है। किसमें? डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग में। अभी मैं ये क्लियर कर देती हूँ। ये जॉय पॉल गिलफर्ड, जेपी गिलफर्ड नाम के व्यक्ति हैं, उनका कथन है कि जेपी गिलफर्ड कहते हैं, जिन्होंने ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दिया है, जिन्होंने इस पे चर्चा की है बेसिकली, जो जितना फेमस आपको ये दिखता है, जेपी गिलफर्ड कहते हैं। इंटेलिजेंस पे इनकी थियरी है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, बट आपके काम की नहीं है, जनरली पूछी नहीं जाती आजकल कहीं। 3D इंटेलिजेंस भी कहते हैं उसको। ठीक, तो अगर हम देखें, इन्होंने कहा है डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा है किससे? डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, दिशाओं में सोचना। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, 5 सॉल्यूशन आपके दिमाग में आएंगे। तो ये रचनात्मकता, कुछ नया करने से जुड़ी हुई है। और क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, बच्चा नया करे, कुछ नोवल करे, यूनिक करे, ये जरूरी है। और हर बच्चे में क्रिएटिविटी की क्षमता है, डिग्रीज अलग अलग हो सकती है। ऐसा आपके लुई टर्मन कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी ऐसा नहीं कुछ ही बच्चों में है, हम सब में क्रिएटिविटी नॉर्मल है, नेचुरल बात है, लेकिन हाँ डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है ना। तो जब धिनचक पूजा जो है कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, उसकी डिग्री अलग है और लता मंगेशकर जी की अलग है, तो क्रिएटिविटी की डिग्रीज अलग होंगी। ठीक, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंट मतलब दिशाओं में सोचेंगे आप कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, अपने विचार लिख रहे हैं, दिशाओं में सोच रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन आ रहे हैं। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, यानी बुद्धि से। ये जॉय पॉल गिलफर्ड ने ही कहा है। ठीक, एक सेशन आपके सारी समस्याएं दूर करा देगा अगर आप ठीक से इसको पढ़ लेंगे या ठीक से समझ भी लेंगे ये सेशन, क्योंकि सारे टॉपिक्स ही कवर हो जाएंगे। रचनात्मकता यानी कुछ नया करने की क्षमता। तो नया करने की क्षमता जुड़ी है जब आप मल्टीपल सॉल्यूशंस पे सोचते हैं, ओपन एंडेड थॉट, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। गिफ्टेड बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है, यानी वो बच्चे जिनकी इंटेलेक्चुअल क्षमता ज्यादा है। हर एक क्रिएटिव बच्चा डाइवर्जेंट थिंकर होगा, यानी हर एक रचनात्मक बच्चा जो कुछ नया सोच पाता है, कुछ नया कर पाता है, उसके अंदर अपसारी चिंतन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सारे डाइवर्जेंट थिंकर, यानी जो हर बच्चा जो दिशाओं में सोचता है, जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव ही हो। ठीक है, तो जॉय पॉल गिलफर्ड कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से जुड़ी है और कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है यहाँ? इंटेलिजेंस, जैसे आपने 4 ऑप्शन में से एक चूज किया, इसमें आपने इंटेलिजेंस का यूज किया, कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं लगाई, कोई 5वां ऑप्शन नहीं बना दिया आपने। क्रिएटिविटी में आप कुछ नया बनाते हैं, कोई नया ऐसे, कोई नया विचार बोल दिया, कुछ नया विचार लिख दिया, कुछ नई चीज बना दी। ठीक, तो वो क्रिएटिविटी है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं कहती हूँ डीसी साथ जाते हैं, सीसी नहीं। डीसी बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ जाते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते हैं, इंटेलिजेंस के साथ जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। बहुत ही जरूरी बात है, बार बार पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा, है ना।
प्राचीन काल से पूछा जाता रहा है डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी का रिश्ता, और आगे भी पूछा जाता रहेगा भविष्य में भी, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने क्वेश्चन ही वो रखे हैं जो पूछे ही जाते हैं उस तरह से, उसी के अराउंड घुमा फिरा के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 3? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। समावेशी शिक्षा पे क्वेश्चन आना ही है, 5 नंबर का टॉपिक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने इसी पे किया था। सही नहीं है, जब नॉट लिखा हुआ है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए जिनमें थोड़ा सा सोचना पड़े आपको। जब नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चंस में गलतियां ज्यादा होती हैं। इंक्लूसिव टीचिंग मींस टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, यानी समावेशी शिक्षा वो है इस तरह से पढ़ाना कि किसी को भी बहिष्कृत ना करें, एक्सक्लूड ना करें, इंक्लूड करें, सेग्रीगेट ना करें। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है अलग करना, कि ये वाला बच्चा देख नहीं सकता, चलो इसको अलग बिठा दो, इसको ये कर दो। सबको साथ लेके चलना है एक छत के नीचे रेगुलर स्कूल में। तो एक्सक्लूड नहीं करती, उसको इंक्लूसिव कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको तो गलत चाहिए, नॉट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 3 बातें ऐसी होंगी जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में होंगी, और एक ऑप्शन होगा एकमात्र जो गलत होगा, उस गलत को ही पकड़ना है हमें यहाँ, वही सही है, क्योंकि हमें नंबर वही दिलाएगा। इंक्लूसिव, सेकंड ऑप्शन है इंक्लूसिव टीचिंग मींस अडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। हाँ भाई, हर बच्चे की आवश्यकता को ऐसी पेडागोजी, ऐसे मेथड्स अपनाना जहां हर बच्चे की आवश्यकता को आप इंक्लूड कर पाए, सही है ये भी। थर्ड ऑप्शन है एन इंक्लूसिव क्लासरूम accommodates differences in language styles and promotes collaboration, यानी भाषा में भी अंतर हो सकता है, भाषा के इस्तेमाल में भी अंतर हो सकता है, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर रही है, ठीक है भाई, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हों, अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे हों, हर तरह से इंक्लूड करेंगे। फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, फिफ्थ तो है नहीं, तो यही सही होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट, ये गलत हो गया, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फिक्स होना नहीं चाहिए, रिजिडिटी नहीं चाहिए, फिक्स नहीं चाहिए हमको। वो आपने बचपन में कहावत सुनी होगी कि जो पेड़ झुकते नहीं है टूट जाते हैं टाइप्स, यानी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अप्रोच में चेंजेस चाहिए जहां जरूरत हो, ठीक। तो निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन, स्टैंडर्ड मूल्यांकन या स्टैंडर्ड आपका जो असेसमेंट है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको टीचर की भी जरूरत पड़ेगी, टीचर मेड भी असेसमेंट कई बार, या डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट अप्रोचेस अपनानी पड़ेंगी आकलन के लिए। जरूरी नहीं है जो बच्चा देख नहीं सकता वो भी आपका लिख के ही आपको बताएगा सारी चीजें। तो स्टैंडर्ड असेसमेंट का तरीका यानी एक सबके लिए, यूनिफॉर्म तरीका यहाँ नहीं चलेगा, यूनिफॉर्मिटी यहाँ नहीं चल पाएगी। और करिकुलम में भी आपको रिजिडिटी या फिक्स्ड नहीं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मेथड्स होंगे, यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं विभेदी अनुदेशन, डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग आप अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको अपने करिकुलम में भी। फिक्स तो वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है, अभी हम कीवर्ड वाला सेशन एक मैं लूंगी आपके साथ, तब हम इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? असर्शन यानी अभिकथन है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, यानी बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर साल, बस तरीका बदल जाता है इसको पूछने का, कभी असर्शन की फॉर्म में, कभी फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, कभी डायरेक्ट आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो असर्शन क्या है? यानी एक स्टेटमेंट है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, यानी बच्चे जो है चाइल्डहुड को या बाल्यावस्था को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं अलग अलग संस्कृति में। आपके यहाँ यानी हमारे यहाँ जो एक बच्चा है जो एक तरह से बचपन को महसूस कर रहा है, जो उसके अनुभव हैं, जो त्योहार वो मना रहा है वो डिफरेंट है जो शायद अमेरिका में एक बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर इवन एक गरीब और अमीर परिवार के बच्चे के बचपन में भी अंतर है ना। हो सकता है आपके घर का 8 साल का बच्चा या एक बच्चा जो बलून बेचता है रोड पे, उसका बचपन एकदम डिफरेंट है। एक उस वो जो कभी खुशी कभी गम में जो वो रोहन दिखाया गया है कि बाबा जा रहे हैं आराम से बॉटल वॉटल लेके, उनका बचपन बिल्कुल अलग है, उम्र सेम है जबकि। तो बचपन क्या एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट रचना हो जाती है, सोशल कंस्ट्रक्शन हो जाती है कि समाज के द्वारा निर्मित एक संरचना हो गई है ना। स्टेज कुछ हद तक सेम है कि हमने बांट दिया, अच्छा 2 जन्म से 2 वर्ष इतना फिर इतना, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये सोशल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट है। अलग अलग लोग बचपन को, अलग अलग बच्चा अलग तरह से अनुभव करता है। ये बात सही है जी, ये बात सही है। स्टेजेस सेम है, वो हमने बनाई है, लेकिन बचपन एज अ कॉन्सेप्ट या एडोलेसेंस एज अ कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम होगा बिल्कुल जरूरी नहीं है। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये इन्होंने गलत कह दिया। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखो ऑर्डर या सीक्वेंस कुछ हद तक सार्वभौमिक है कि पहले दूध के दांत आते हैं, फिर फिक्स दांत आते हैं, मतलब परमानेंट। पहले बच्चा खड़े होना सीखता है, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखता है। तो पैटर्न या सीक्वेंस तो ठीक है, यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसा है। लेकिन बचपन या बाकी जो अनुभव है बचपन का या किशोरावस्था का, वो सबके लिए सेम हो, ये कहना गलत है। तो ये अब यहाँ पे बात ये
गलत हो जाएगी कि चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये भी कहना गलत होगा क्योंकि स्टेजेस या पैटर्न लिखा होता तो हम सही कह देते कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ लागू होता है ना डेवलपमेंट पे कि भाई यूनिवर्सल होती है स्टेजेस जो है, पैटर्न जो है यूनिवर्सल है कि बच्चा पहले बैठेगा फिर खड़ा होगा फिर ये जो है पैटर्न सबके लिए सेम है, लेकिन पैटर्न की बात नहीं की, जस्ट लिख दिया चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, तो ये बात भी गलत हो गई। तो ए इज राइट बट आर इज नॉट राइट या फॉल्स, तो थर्ड के साथ चले जाएंगे। वो तीसरी शर्त तो यहाँ आती नहीं है क्योंकि जब दोनों सही होंगे तब हम चेक करते हैं कि रीजन सही है ए के लिए या नहीं। ठीक, तो सचिन सही है सीमा के लिए या नहीं, ये हम बाद में थर्ड स्टेप पे चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है फटाक से समझेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 10 क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, समझते जाएंगे जहां जहां जरूरत होगी। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थियरी ऑफ मोटिवेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। यानी कि एट्रीब्यूशन थियरी, जो मोटिवेशन की एक एट्रीब्यूशन थियरी, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत, यानी एट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं आप, सक्सेस और फेलियर किस चीज पे आप डाल रहे हैं, खुद की मेहनत पे या बाहर किसी और बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, तो एट्रीब्यूशन थियरी ये बात करती है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, यानी अगर एट्रीब्यूशन थियरी के अगर पर्सपेक्टिव से देखें कि आप बाहरी फैक्टर्स पे डाल रहे हैं अपने फेलियर को या सक्सेस को, या फिर किसी खुद पे डाल रहे हैं खुद की मेहनत पे, तो किस स्थिति में इन दोनों में से क्या चूज करेंगे तो आप ज्यादा एफर्ट या प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। कि जब आप ये मान रहे हैं कि भगवान जो है सब ठीक करेगा और मेरे नंबर जो है भगवान जी ले आएंगे, मैं रोज सुबह पूजा करती हूँ, पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल दिया आपने। आप कितनी भी मेहनत कर रहे थे बट आपने कहा जो किया भगवान ने किया, मेरा कोई इसमें रोल ही नहीं है, बहुत हम्बल दिखने के लिए। तो अब इसमें क्या है, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर पे ही डालना है। आप मेहनत कब करेंगे, अगर सब कुछ एक्सटर्नली हो रहा है तो आप तो सोचेंगे मैं क्या ही करूं, मुझे क्यों करना है कुछ, क्योंकि सब ईश्वर की इच्छा अपने आप हो रहा है, या वॉट एवर प्रकृति की, जो भी आप कहना चाहें, या टीचर जैसा पढ़ाएगा उस पर डिपेंड करेगा, मैं तो फेल या पास टीचर पे ही बेस्ड है। दूसरा है कि आपने मान लिया मेरी मेहनत है, चाहे मैं अच्छा करूं बुरा करूं, अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैं फेल होऊंगा, मैंने मेहनत की तो मैं पास होऊंगा। किस स्थिति में आप ज्यादा मेहनत करेंगे, जब आपको ये पता है कि सब कुछ मेरी मेहनत पे डिपेंडेंट है। जैसे मेरे से बहुत बार लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है लक इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट, भाई लक होता होगा, मेरे हाथ में नहीं है और मेरा इस पे सोचने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ मेरी मेहनत। ठीक, तो अगर आप ज्यादा एफर्ट या प्रैक्टिस कब करेंगे, आपका परफॉर्मेंस कब इंप्रूव होगी, जब आप ये सोचेंगे कि मैं मेहनत दबा करके करूं, इंटरनल फैक्टर्स पे डालेंगे सक्सेस और फेलियर को। तो एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर, ऐसा नहीं है कि सफलता मिले, नंबर अच्छा है तो मैंने मेहनत की थी बहुत ज्यादा, है ना, और नंबर अच्छे ना आए, कोई टॉपर कहते हैं जैसे मैं तो 16 घंटे पढ़ता था जी इसलिए जो है नंबर अच्छे आ गए, फेल हो जाओ तो कह दो अरे कोचिंग वालों ने ठीक से नहीं पढ़ाया, तो ये गलत तरीका हो जाएगा, इसमें आप फिर एफर्ट ज्यादा नहीं करेंगे। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। अगेन सक्सेस किसी और को दे रहे हैं, श्रेय जो है सक्सेस का, और फेलियर का एट्रीब्यूशन आप खुद रख ले रहे हैं। इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, ये बात एकदम सही है कि जहां पे आप असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण रखते हैं कि भाई मेरे एफर्ट मेरी प्रैक्टिस इंटरनल है, जो भी रीजन होगा, या तो मैं जीतूंगा अपनी मेहनत से, हारूंगा अपनी मेहनत से, है ना, तो ये क्या है, इंटरनल एट्रीब्यूशन हो गया आपका। वो धड़कन मूवी का वो याद कीजिए आप, सुनील शेट्टी। ठीक, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, एक्सटर्नली रख के फिर आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच लें किसी और की वजह से मैं फेल होऊंगा या सक्सेसफुल होऊंगा, तो वहां पे आप उतना एफर्ट नहीं लगाएंगे जितना आप ये मान के चलेंगे जब कि असफलता और सफलता दोनों ही मेरी मेहनत से इंटरनली इंटरनल फैक्टर्स पे है। तो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर को ही चूज करना बेटर है, ये एक्सटर्नल को चूज नहीं करना है, ना बच्चे को करने देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी तर्क करना, तर्क क्या, रीजन करना, थिंकिंग सोचना या चिंतन करना, और समस्या का समाधान निकालना, ये किस प्रकार के विकास का पार्ट है, किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं। तो पीसीएसई ये 4 प्रकार हैं, जिसको 3 ही कहते हैं हम क्योंकि एसई एक ही में आ जाते हैं, सोशियो इमोशनल। तो 3 मुख्य प्रकार हैं विकास के या डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। कॉग्निटिव है संज्ञानात्मक विकास, फिजिकल तो आप समझते हैं शारीरिक विकास, शरीर का विकास, जिसमें ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर आ जाता है, स्थूल गतिक कौशल, बड़ी मांसपेशियां, जैसे आप भाला फेंक रहे हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल, लिख रहे हैं तो फाइन मोटर स्किल। ठीक, कॉग्निटिव क्या है, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, जो भी काम आप दिमाग से करते हैं वो सब, इवन लैंग्वेज भी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। सोशियो इमोशनल तो समाज में आप कैसे जुड़ रहे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं वहां आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं मोटर डेवलपमेंट फिजिकल का पार्ट है। ठीक, मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत नैतिकता जिसकी बात कोहलबर्ग कर रहे हैं, ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक,
सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास ये तो हो गया जिसमें मॉरल भी आता है, तो यहाँ पे आंसर होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचना समझना तर्क करना, जो भी काम दिमाग से हो रहा है वो संज्ञानात्मक विकास के तहत आएगा। ठीक, इवन एक कई बार पूछ लेता है, एक बार पूछ लिया था कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किस विकास के टाइप के अंदर आएगा। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्चुअल समझते हैं कॉन्सेप्ट्स का बनना, संप्रत्यों का बनना। तो संप्रत्यों का बनना यानी कॉन्सेप्ट्स का निर्माण आपके दिमाग में ही होता है, हाथों में थोड़ी होता है। अब मैं पूछूं प्याजे की कितनी स्टेजेस थी, ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में फिटेड है। ठीक, तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट भी मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब आप इसको कॉग्निटिव कह लीजिए, मेंटल कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल कह लीजिए, प्याजे ने भी इसी की स्टेजेस दी हैं। वाइगॉत्स्की भी दिमाग के विकास की ही बात कर रहे हैं, समझ के विकास की ही, ज्ञान कैसे निर्मित होता है, ये सब इसी से संबंधित है। इसको इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हो। तो सेकेंड ऑप्शन हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है, फटाक से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। लेव वाइगॉत्स्की proposes that dash is important for self regulation in children, यानी वाइगॉत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ये शायद जनवरी का क्वेश्चन है इस साल, जो पिछले साल में 2024 में, अब तो जा ही रहा है ना 2024 साल, तो यही है अभी भी, खैर है ना। तो अगर हम बात करें, फटाफट से बताओ, लेव वाइगॉत्स्की proposes that dash is important for self regulation, खुद के नियमन में, स्व नियमन में, बच्चा की सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ को रेगुलेट करने में, सेल्फ डायरेक्शन, खुद को दिशा देने में कौन सा एक ऑप्शन है जो इंक्लूडेड होगा। डिसइक्विलिब्रियम की वो बात करते नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है डिसबैलेंस, जो पियाजे की थ्योरी में बात हुई है, वाइगॉत्स्की में नहीं हुई है सच। फिर आते हैं हम इनर स्पीच, यानी आंतरिक वाक, या इधर लिख दिया इन्होंने निज वाक। वैसे निज वाक को ये प्राइवेट स्पीच कहते हैं जनरली, बट इस बार इंग्लिश में जो है इन्होंने प्राइवेट ना लिख के इनर स्पीच लिख दिया है। इनर स्पीच मतलब जो मन में हो रही है, तो दोनों ही बात यहाँ पे सही है। अगर प्राइवेट होता तब भी सही है, इनर भी सही है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन तो हो ही रहा है जब आप मन में भी खुद को दिशा दे सकते हैं, और प्राइवेट स्पीच है जब आप खुद से बोल बोल के बात कर रहे हैं, उससे भी आप खुद को दिशा दे सकते हैं। अडेप्टेशन प्याजे की थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन प्याजे की थ्योरी, तो वाइगॉत्स्की का तो कॉन्सेप्ट ही सिर्फ एक है यहाँ पे, निजी वाक। अगर इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच दोनों होता तो इनकी मर्जी थी कि किसको सही जवाब मानते। वैसे प्राइवेट स्पीच जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक, इनर भी गलत नहीं है, इनर भी सही है, दोनों में से एक चूज करना होता, तब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक, तो 3 प्रकार बताए हैं स्पीच के वाइगॉत्स्की ने। मैं 1 मिनट तो नहीं, 30 सेकंड ही लूंगी आपके, फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। वाइगॉत्स्की ने स्पीच के 3 प्रकार बताए। एक है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, जो 2 वर्ष के अराउंड बच्चा समाज में मम्मी खाना दे दो, ये वो बातें करना सीख जाता है। फिर दूसरा है प्राइवेट स्पीच, जिसको निज वाक कहते हैं, जब वो खुद से बोल बोल करके, एक शर्ट को तय करते हुए, खिलौने से खेलते हुए खुद से बातें कर रहा है, बोल बोल के खुद को दिशा दे रहा है, सेल्फ डायरेक्शन, 3 से 6 वर्ष के बीच में, है ना। फिर आता है आपका थर्ड टाइप, जिसको हम साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं, जो इसमें दिया हुआ था ऑप्शन में इनर स्पीच के नाम से। यानी अब ये स्पीच इंटरनलाइज हो गई है और अब मन मन में भी आप कुछ भी बात खुद से कर सकते हैं 6+ ईयर्स में। जरूरी नहीं कि अब आप बोल बोल कर, जैसे छोटा बच्चा बोल बोल के पढ़ना सीखता है शुरुआत में, आप देखते हैं वो मन में नहीं पढ़ पाता, बाद में जाकर के वो साइलेंट इनर हो जाती है स्पीच। तो ये 3 प्रकार हैं स्पीच के, और लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल, यानी भाषा जो है सबसे बड़ा यंत्र है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, संज्ञानात्मक विकास में, समझ के विकास में। ठीक, तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं जो वाइगॉत्स्की ने स्पीच के दिए हैं या भाषा के दिए हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8, क्या कहना चाहता है कवि, मतलब एग्जामिनर, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, यानी अधिगम के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान पे अधिगम डिपेंड करता है। प्रीवियस नॉलेज कह लीजिए, ओल्ड नॉलेज कह लीजिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज कह लीजिए, आज वर्तमान ज्ञान जो है उसी में तो नया जोड़ते हैं हम। ठीक, तो अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर है, ओल्ड नॉलेज से आपको जोड़ करके पढ़ाना है। आप जब लेसन प्लानिंग भी करते हैं तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के 3 क्वेश्चन होते हैं उस लेसन प्लानिंग में, पाठ योजना बनाते समय। ठीक, तो ये बात तो सही है, लेकिन हमको गलत चाहिए, नॉट। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, जो आपके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, स्कीम्स बनी हुई है, यानी इन्फॉर्मेशन फीडेड है, जो आसान भाषा में कहें तो उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, उसको फिर से पुनः संगठित करते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन हमको चाहिए गलत बात। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, सामाजिक एक्शन या ग्रुप में बच्चा जब सीखता है तो लर्निंग बेहतर होती है, ये बात भी सही है। एक ही ऑप्शन हमें गलत नजर आ रहा है यहाँ, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। इससे मैं कई सारी बातें आपको बताऊंगी और इससे बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी, जो शायद आप लोग, कल परसों में कोई क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा था
एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि लर्निंग प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, दोनों है, क्या है। ठीक। अब यहाँ पे ये बात गलत हो गई कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, कि अधिगम क्या है, एक प्रोडक्ट है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। प्रोडक्ट जैसे कि ये पेन है, अधिगम एक प्रक्रिया है, लर्निंग एक प्रोसेस है। आप जीवन पर्यंत सीखते रह सकते हैं, जो आपने कल सीखा आज ठीक कर सकते हैं, कुछ नया सीखते रह सकते हैं। तो लर्निंग हो, सोशलाइजेशन हो, आपका डेवलपमेंट हो, ये सब प्रक्रियाएं हैं और प्रक्रियाएं ऑनगोइंग होती हैं, चलती रहती हैं। वो प्रोडक्ट जैसी नहीं दिख सकती कि फाइनल प्रोडक्ट हो गया कोई, या लीनियर नहीं हो सकती। तो लर्निंग हो, सोशलाइजेशन, कोई भी, ये लीनियर नहीं होंगे। लीनियर होता है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, आगे पीछे जाते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट है ये जो मैं आपको इससे बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार आ जाता है कि लीनियर दिखा देगा। तो लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, ये बात यहाँ गलत है बाकी ऑप्शंस की तुलना में। और सही भी है कि लर्निंग को हम प्रोसेस की तरह देखते हैं, जो ऑनगोइंग है, जो चल रही है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है स्पेन की तरह कि बस लर्निंग हो गई अब फाइनल हो गया। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव एक ये भी है जो लर्निंग को प्रोडक्ट की तरह भी मानता है। तो आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे हम कॉग्निशन और इमोशन की जब भी बात करते हैं, तो हम एक बात करते हैं कि कॉग्निशन, इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी आपका दिमाग और आपके इमोशंस, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरट्वाइंड है, इंटरलिंक्ड है, बाई डायरेक्शनल है। लेकिन जब भी बात ज़ेज़ोंग की आती है, एक व्यक्ति है ज़ेज़ोंग, हम कहते हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं ज़ेज़ोंग के अनुसार। उसी तरह से प्रोडक्ट और प्रोसेस की जब बात आएगी लर्निंग को लेकर के, तो आप नॉर्मल केस में यही मानेंगे कि लर्निंग क्या है, प्रोसेस है, जो कि सही भी है। लर्निंग को आप प्रोडक्ट की तरह नहीं देखते हैं। लेकिन एक पर्सपेक्टिव है जहां लर्निंग को प्रोडक्ट की तरह भी देखा जा सकता है, वो है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद में। अब ये वाद जो है ये आप सारे बाद में पढ़ेंगे, सीटेट क्लियर करके फिर आप पेडागोजी स्पेशल बैच में एडमिशन लेंगे करियर लैब पे, है ना। और अरे मजाक कर रही हूँ, मतलब जहां भी जुड़ेंगे, जो आपकी इच्छा होगी। तो जब आप कल तैयारी करेंगे आगे, तो या केवीएस के बैच में लेंगे, जब भी मतलब सीटेट के जस्ट बाद जब आप तैयारी करते हैं, तो आप बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं, सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो वहां पे जब हम देख रहे हैं तो प्रोसेस बाकी सबके हिसाब से, भाई कंस्ट्रक्टिविज्म यानी ज्ञान की रचना, तो ये प्रक्रिया में ऑनगोइंग है। लेकिन प्रोडक्ट बिहेवियरिज्म मानता है कुछ हद तक, वो कह रहे हैं रिलेटिवली चेंज इन परमानेंट बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी लगभग स्थायी परिवर्तन है। कि मतलब आज जो आपने, और प्रोडक्ट एक और तरह से देखा जाता है इसको, एक मिनट और दीजिएगा, कि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग देख रहे हैं, इसका मतलब आप प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, आउटकम क्या है। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, ये सब जो है यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग, ये सब प्रोसेस की तरह ही देख रहे हैं लर्निंग को, कि ऑनगोइंग है, चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो आप समेटिव असेसमेंट में कई बार चेक करते हैं, वहां हम देख सकते हैं कि ऑफ की तरह हम यूज कर रहे हैं, यानी आउटकम की तरह। तो जब लर्निंग को हम देख रहे हैं, अच्छा इतना आता है, इसको प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, इतने % नंबर आ गए, तो वो प्रोडक्ट की तरह यानी उत्पाद की तरह भी यूज होती है लर्निंग एक्सेप्शनल केस में। यानी एक्सेप्शन है ये कि व्यवहारवाद जैसे देखता है कि वो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दोनों भी हो सकती है लर्निंग, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है दोनों की। नॉर्मल केस में आपको यही मानना है कि जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। जब तक आपकी ऐसी सिचुएशन ना बने कि दोनों ही मानना पड़ जाए आपको कि प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों है, तो वो एक स्थिति है, ऐसी स्थिति है जो एग्जामिनर पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। जैसे कि हम डेवलपमेंट को नॉर्मल केस में कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, सतत मानते हैं, लेकिन जब प्याजे की बात आती है तो हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस भी चलेगा, क्योंकि स्टेजेस में तोड़ के दिया है, तो वो बहस है अपने आप में। ठीक है, इतनी बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। तो इट कैन बी बोथ, बट नॉर्मल केस में प्रोसेस है लर्निंग। ठीक, व्यवहारवाद इसको प्रोडक्ट की तरह देख सकता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, इसको प्रोडक्ट नहीं मानना है अनटिल अनलेस सिचुएशन ऐसी आए कि दोनों मानना पड़ जाए, प्रोडक्ट भी है और प्रोसेस भी है। तो नॉर्मल केस में आप प्रोसेस ही मानेंगे, या व्यवहारवाद लिखा हो तब ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बहुत लोगों का डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, यानी समस्या समाधान जो है वो किसको बढ़ावा देता है, समस्या समाधान किसको बढ़ावा देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसको बढ़ावा देता है, या बेहतर किससे होती है, समस्या समाधान किससे बढ़ावा लेता है, ये भी कह सकते हो आप इसको, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बेहतर होगी किस एक प्रक्रिया से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। जब आप दिशाओं में सोच रहे होंगे मल्टीपल सॉल्यूशन, बात तो सही है। तो आप जब दिशाओं में सोचते हैं एक प्रॉब्लम के बारे में, आप 50 सॉल्यूशन सोच रहे हैं तो एक तो निकल ही आएगा, 50 ऑप्शन सोच रहे हैं तो
तो ये तो सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है आप सारी चिंतन यानी दिशाओं में सोचने से। पैसिव इमिटेशन या जहां बच्चा निष्क्रिय है वहां से कुछ बेहतर नहीं हो रहा, यानी कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस, ये हिंदी में ऊपर नीचे हो गया है, ये सेकंड ऑप्शन है हिंदी में और ये थर्ड है। ठीक, तो अगर हम देखें निष्क्रिय अनुसरण यानी बस बैठ के बच्चा पैसिवली इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है, तो वहां कुछ नया नहीं सोच रहा, और नया नहीं सोच रहा तो कोई नया समाधान भी नहीं निकलेगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, रटना होगा सिर्फ, और रटंत विद्या चलंत नहीं, तो हम रोट लर्निंग के साथ तो जाएंगे ही नहीं। फंक्शनल फिक्सनेस भी अगेन आपको लगता है कि एक ही तरीका है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। रिस्पॉन्स सेट फिर भी सेम ही तरीके पे आप बैठ के पढ़े हैं, आपका रिस्पॉन्स सेट हो गया है, जैसे मम्मी का या घर वालों का हो जाता है कि कोई भी दुनिया की समस्या हो, जड़ जो है वो फोन है, तो वो रिस्पॉन्स सेट हो गया उनका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे एक ही सही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी बच्चा जहां एक्टिव है वही ऑप्शन सही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचने में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझते हैं। ठीक है, आए आगे देखो, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी, यानी कोहलबर्ग की थ्योरी के अनुसार जो उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, सही और गलत के सिद्धांत के बारे में, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। किस स्टेज पे बच्चे जो है सेल्फ सेंटर्ड हैं, यानी कि स्व केंद्रित हैं, खुद पे ही ध्यान है उनका, और गिव एंड टेक, या फिर उनको क्या मिलेगा किसी काम में, बात पे वो ध्यान देते हैं। ठीक, तो वो अपना फायदा देखते हैं बेसिकली किसी भी एक्शन में, तो किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मैं दुकान से सामान लेता हूँ, रिश्तेदार आए हैं, नमकीन बिस्किट लेकर के आनी है ना, लेकिन वो तब होगा जब मुझे भी कुछ, एक चॉकलेट तो मिले या फिर एक टॉफी तो मिले, 2 रुपए मुझे भी दोगे 5 रुपए के सामान में, मतलब थोड़ा ज्यादा परसेंटेज हो गया, बट मे बी 100 रुपए के सामान में 2 रुपए 5 रुपए मिल जाए। ठीक, और ये वाला जो ऑप्शन है वो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, कि मैंने तुझे कल टिफिन दिया था, मुझे क्या मिलेगा भाई, है मुझे भी आज टिफिन खिला अपने वाला, क्योंकि मैंने भी कल तेरे साथ शेयर किया था, मैंने तेरे को पेंसिल दी थी, तू मुझे पेन दे, या मुझे शार्पनर दे, इरेजर दे, यानी वो हर चीज में उसको गिव एंड टेक चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे क्या मिलेगा ये वो देखेगा। तो फर्स्ट स्टेज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहते हैं। 8 स्टेजेस हैं कोहलबर्ग की, 6 स्टेजेस हैं, सॉरी 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं। ठीक, मैं एरिक्सन पे चली गई थी। एट द सेकेंड स्टेज, हाँ फर्स्ट लेवल के सेकंड स्टेज में ऐसा होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज की अवस्था कहते हैं इसको, गिव एंड टेक, जहां बच्चा कुछ भी करेगा तो वो अपना फायदा पहले देखेगा। थर्ड स्टेज में तो गुड बॉय नाइस गर्ल, आप उसको कह दो कितना अच्छा राजा बाबू है मेरा, तो है ना, कितना गुड बॉय है, तो वो उतनी तारीफ में ही बेचारा जो है बिक जाएगा, या मतलब खुश हो जाएगा। एट द फिफ्थ स्टेज में तो फिर इन सब के परे चला जाता है इंसान, तो ये है प्री कन्वेंशनल लेवल और सेकेंड स्टेज, पूर्व परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास जो है इन्फेंसी में, यानी शैशवावस्था में, जन्म से 2 वर्ष में, कौन सा एक ऑप्शन है जो प्रॉक्सिमो डिस्टल और आपका सेफेलोकॉर्डल, ये 2 दिशाएं हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आती हैं, दिशा के सिद्धांत के अंदर। ठीक, तो अगर हम बात करें कि विकास की दिशा कैसी होती है, तो 2 प्रकार होते हैं उसमें। सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं जिसको, सर से पैर जाना, पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना, फिर चलना, तो सर से पैर की ओर विकास जा रहा है, यह है सेफेलोकॉर्डल। सेफेल का मतलब ही होता है खोपड़ी, सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं हिंदी में। प्रॉक्सिमो डिस्टल है जो यहाँ पे पूछा है, जो दूसरा है नियर टू फार या सेंटर टू आउटवर्ड, समीप से दूर की ओर, यानी आपकी बॉडी के सेंटर से दूर की ओर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका हार्ट है ना, ये आपके शोल्डर्स से बाहर की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, तो ये तो सेफेलोकॉर्डल हो गया। क्या हो गया, सेफेलोकॉर्डल हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछा है, तो दूसरी दिशा है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे ये कोई पीरियड जन्म से 2 वर्ष की बात थोड़ी हो रही है, ये तो 2 से 6 वर्ष में होता है लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव, के सबसे तेजी से भाषा का विकास होगा अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी में नहीं। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, वो है 2 से 6 या 3 से 6 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है यानी शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है, कब, और विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का शारीरिक विकास से ऐसा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। फाइन मोटर स्किल्स में तो आपके हाथ तो पहले से डेवलप्ड हैं, वो उसमें बाद में लिखने, आपके हाथों और आंखों की मसल्स में पक्का वो हो रहे होते हैं, यानी आपका जिसको हम कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं रहा, क्या
हाई आई आई हैंड कोऑर्डिनेशन तो होगा ही, हाँ कह सकते हैं। ठीक, तो वो कंसोलिडेट हो रहा होता है आपका विकास जो है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल का डायरेक्ट संबंध जो है फिजिकल डेवलपमेंट रैपिडली होने से है कि आपकी बड़ी मांसपेशियों का, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बनता ही नहीं है। मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है ऑफ कोर्स। और अगर हम देखें यहाँ तो सिर्फ ऑप्शन जो है एक ही सही बचता है इस हिसाब से कि द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। यानी जो अंग है आपके या लिम्स है, ये वाला जो पार्ट है, हाथ है पैर हैं, तो ये आपके पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। सेंटर टू आउटवर्ड, कि आपका शोल्डर से फिर बाहर की तरफ विकास जाएगा। ग्रॉस टू फाइन भी बोल सकते हो आप इसको। ग्रॉस टू फाइन मतलब पहले आपकी बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल आ रहा है, फिर बाद में जाकर के पहले आपके कंधों पे, फिर आर्म्स पे, फिर आर्म्स के बाद हैंड्स पे, हैंड्स के बाद ये आपकी फिंगर्स पे। तो ये नियर टू फार या ग्रॉस टू फाइन चलता है। आगे बढ़ेंगे तो ये एक बात है, क्योंकि हैंड और फीट की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथों पे आपका जो ये लिम्स है, हाथ और पैर, इन पे विकास तेजी से हो रहा है इनका, बाद में जाकर के इसके बाद होगा आपका हाथ, ये उंगलियों और हाथों का विकास। तो लिम्स जो हाथ, लिम्स का मतलब यहाँ बाहों और टांगों से है, ठीक है ना, हाथ पैर पे बाद में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फटाक से समझेंगे और बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। यानी पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता है, डिसलेक्सिया का मुख्य लक्षण है जिससे आप डिसलेक्सिया को पहचान सकते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है। ईशान अवस्थी याद कीजिए तारे जमीन पर मूवी का। इन बच्चों को बी को डी पढ़ लेते हैं, 6 को 9 पढ़ लेते हैं। बेसिकली पढ़ने में दिक्कत होती है इनको, रिकॉग्निशन में लेटर्स के, क्योंकि सिंबल्स और साउंड को साथ में जोड़ के नहीं समझ पाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, यहाँ तो लिखने पढ़ने में ही दिक्कत है। डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ये बात एकदम सही है। फोनोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है ध्वन्यात्मक, फोन जहां आ गया मतलब साउंड की बात हो रही है। अब यहाँ बोलने में दिक्कत नहीं है, वो डिस्फेजिया में होगी कि समझने में भाषा को और बोलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग का मतलब है कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में क्या है, जो सिंबल है, ए क्या है, एक सिंबल है, ये ए की जो साउंड है उसके साथ जाता है, सिंबल प्लस आपका जो साउंड है, इसके कॉम्बिनेशन में दिक्कत होती है। और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी प्रोसेस इस तरह से करता है इनका ब्रेन के बी को डी की तरह देख पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो सेम मिलते जुलते लेटर्स होते हैं। पढ़ने में भी दिक्कत होती है क्योंकि साउंड और सिंबल को साथ में जोड़ करके प्रोसेस नहीं कर पाता ब्रेन। तो ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक एलडी जिसको हम कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है ये दिया था सैमुअल किर्क ने 1960s में। तो सिंबल प्लस साउंड यानी फोनोलॉजिकल प्रोसेस में दिक्कत होती है। और इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग के द्वारा ही, या फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दे करके, कि साउंड और सिंबल को साथ में मिला करके एक ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो धीरे धीरे, ठीक मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा लेकिन काफी हद तक आप इसको बेहतर कर पाएंगे। तो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से ही ठीक होता है, जहां पे साउंड और सिंबल्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक तरह की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और बताइएगा, इम्पेयरमेंट इज डैश, इम्पेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन व्हाइल डिसेबिलिटी इज अ डैश कंडीशन। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और बहुत पुराने समय में नहीं, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पिछले 2-3-4 साल के अंदर अंदर ही आए हैं, 3 साल के अंदर अंदर ही आए हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है। बाध्यता एक डैश स्थिति है उनकी, जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। उस दिन भी हम बात कर रहे थे, हमने इस पर चर्चा की थी। देखना कितने लोग फर्स्ट ऑप्शन सही बता रहे हैं, 64% लोग, मतलब आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। उस दिन हमने ये डिस्कस किया था, समझ भी गए। इम्पेयरमेंट है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि या तो कोई एक ऐसी प्रक्रियात्मक बायोलॉजिकल कोई एक रीजन है, फिजिकल रीजन है बेसिकली, कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में, या फिर बाय डिफॉल्ट जन्म से ही हाथ ठीक से डेवलप नहीं हुआ, या हाथ है ही नहीं है, या फिर कट गया किसी एक हाथ या पैर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक बॉडी पार्ट है ना, कोई भी एक अंग। तो इम्पेयरमेंट है बायोलॉजिकल होगा ये, यानी फिजिकल एस्पेक्ट में या जैविक इसका कारण होगा। अब ये जो हाथ नहीं है या हाथ ठीक से विकसित नहीं हुआ है, इसकी वजह से जब फंक्शन करने में, लिखने में दिक्कत आ रही है, तो ये डिसेबिलिटी कहलाएगी। तो फंक्शनल एस्पेक्ट है डिसेबिलिटी, वहीं जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। और जो समाज सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन सब की वजह से
समाज में मजाक उड़ा रहे हैं, अरे देखो ये तो इसके नाम रख दिया आपने लोगों के, उनके चलने दिखने या प्रॉब्लम्स के आधार पे, तो वो हैंडीकैप है। तो समाज हैंडीकैप बना देता है, जबकि मतलब बनाना नहीं चाहिए, कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं है। इम्पेयरमेंट जो भी आपकी फिजिकल रीजंस हैं, बायोलॉजिकल रीजंस हैं, उसकी वजह से जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, फंक्शन करने की एबिलिटी में दिक्कत है, उसको डिसेबिलिटी कह रहे हैं। और जो सोशल एस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है, उसको हैंडीकैप। ये 3 शब्दों में अंतर है। तो बायोलॉजिकल है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी है फंक्शनल। जिनको बिल्कुल रट्टा लगाने की आदत हो गई है, ज्यादा पेपर में टाइम नहीं है, तो डीएफ से भी जोड़ सकते हो, है ना। रट्टा क्या, निमोनिक कहेंगे इसको, याद रखने की टेक्निक है। डिसेबिलिटी को फंक्शनल से डीएफ, और बीआई ये आपका बायोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। एक भी आप डिफरेंशिएट कर पाए तो बात बन जाएगी। तो ये एक बात हुई। उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शनल डिसेबिलिटी होती है, ना कि इम्पेयरमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और बताइएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड। भाषा विकास जो प्राइमरी क्लासेस हैं, 6 से 10 वर्ष की उम्र में बच्चा होगा यहाँ पे, क्योंकि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा, 1st to 5th की बात हो रही है। तो अगर हम देखें 6 से 11 मुख्य रूप से, और 11 से 14 आपका 6 to 8th में, ठीक। तो अगर हम देखें प्राइमरी क्लासेस में भाषा विकास को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, पहला ऑप्शन है व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स टू रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। यानी टीचर ने पेन दिखाया और फिर कहा PEN, पेन लिखा जाता है बेटा इसको। तो कॉन्क्रीट मतलब जिसको छुआ जा सकता है, टच और फील किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट जो जिसके बारे में विचार किया जा सकता है। तो सिंबल्स जनरली उस समय पे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए। तो जो चीज दिखा करके आप कोई एग्जाम्पल दे पा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कॉन्सेप्ट का, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण या मूर्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कि हम लव की बात कर रहे हैं तो ये हार्ट बना दिया है दुनिया भर में, ये क्या किया हमने, लव एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अमूर्त है, किसी को नहीं पता क्या है, ठीक, या सबको ही पता है, लेकिन ये सिंबल बन गया, या ये कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे दिया आपने, ठीक। खैर, when teachers stress upon and enforce the use of formal language, नहीं फॉर्मल लैंग्वेज अगर प्राइमरी के बच्चे के लिए यूज होगी, औपचारिक भाषा नहीं, उसको फ्रेंडली होम लैंग्वेज का यूज करना है, आपकी मातृभाषा का यूज करना है, ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे, छोटा बच्चा है। When teachers ignore and dismiss the mother tongue of the children, तो ये तो आपको करना ही नहीं है कि इग्नोर कर दिया, डिसमिस कर दिया मदर टंग को बच्चे की। When teachers begin from signs and symbols rather than concrete object, भाई concrete object से आपको साइन और सिंबल की तरफ जाना है, कि PEN पेन लिखना, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और पेन जो है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से भाषा की तरफ जाना है, सिंबल्स की तरफ जाना है, ना कि उल्टा करना है। तो पहले आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से जब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, अमूर्त कॉन्सेप्ट जिसमें सिंबल्स आ जाएंगे यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ बेहतर है कि पहले आप कॉन्क्रीट मटेरियल दिखा रहे हैं, उससे फिर आप एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो शायद आइडियाज में बात होगी, जहां पे शायद क्या मतलब होगी ही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा एक ऑप्शन सही से वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड। आंतरिक कैसे हो गई जब बाहरी रिवॉर्ड्स आ रही है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन अंदर है, जिसका रीजन बाहर नहीं है। जैसे जॉय, मुझे कोई काम करने में मजा आ रहा है, टीचिंग में मजा आ रहा है, आप इसमें रीजन फिर बाहर नहीं ढूंढ पाएंगे, तो ये इंटरनल हो गया। अगर टीचिंग इसीलिए की जा रही है कि इतने लोग देखेंगे लाइव, तब तो टीचिंग होगी, नहीं तो नहीं, तो वो एक्सटर्नल रीजन हो गया, ठीक। या फिर रिवॉर्ड मिलेगा, प्रेज मिलेगा, फेम मिलेगा, ये सारे एक्सटर्नल रीजन है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। अब अगर मुझे मजा आ रहा है कोई काम करने में, तो फिर रीजन बाहर नहीं है, इसका मजा बाहर नहीं है। फिर जॉय हुआ, क्यूरियोसिटी हुई, यानी जिज्ञासा है, आपको एंजॉय करते हैं आप किसी चीज को, तो गिटार बजाने में किसी को मजा आ रहा है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन हो गई। जरूरी नहीं गिटार बजाने के पैसे मिलेंगे, मिले ना मिले वो एक अलग चीज है। थर्ड ऑप्शन है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कंपटीशन विद अदर्स। ये एकदम बेकार मोटिवेशन है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल ही है, बाहर का रीजन है। इसमें जब तक आप जीत रहे होंगे तब तक आपको अच्छा लगेगा, जिस टाइम आप हारना शुरू करेंगे आप इधर उधर कर देंगे बात। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट, रीजन बाहर है। जहां पे भी रीजन बाहर है वो मोटिवेशन इंटरनल नहीं हो सकती। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।